चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा। यहां अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हैं और आज आपके नवनियुक्त अल्पसंख्यक चेयरमैन महाराष्ट्र के साजिद पठान साहब अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल साहब ने एक भरोसा जताया और एक ऐसे मजबूत आदमी पे भरोसा जताया जो आपके बीच में पहले से जाने पहचाने हैं, कोई गुमनाम चेहरा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान आप हमारे खासदार हैं। मैं तो जब भी महाराष्ट्र आता हूं तो खासदार बन के नहीं आता बल्कि खाकसार बन के आता हूं, क्योंकि ये वो मिट्टी है जिसने मुझे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का मौका फराहम किया। और यहां बैठे हुए नितिन राउत साहब, असलम भाई, अमीन भाई, विजय वडेट्टीवार जी चले गए, इन सारे लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया, तब मैं खासदार बन सका। और उस वक्त डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब ने जो रोल अदा किया, मैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हाजी बब्बू साहब बैठे हैं, इन सारे लोगों ने जो रोल अदा किया, उस वक्त जिस मजबूती के साथ इलेक्शन में मेरे साथ खड़े रहे, मैं यहां आज सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। मेरे भाई, पिछले तकरीबन 5 साल से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं और आपने मुझे एमपी बना करके राज्यसभा में भेजा है। मैं अध्यक्ष जी, आपने जब भी मुझे आवाज दी, लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे, आपने मुझे आवाज दी, असेंबली का इलेक्शन हुआ, स्टेट ने जब आवाज दिया, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था जब आवाज दिया। मैं जानता हूं कि मैं पैदा भले उत्तर प्रदेश में हुआ हूं, लेकिन अगर महाराष्ट्र नहीं होता और महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए नहीं होते तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के राज्यसभा में नहीं होता। तो आपका हक ज्यादा है, इसलिए जब भी आप आवाज देंगे मैं हाजिर भी होता रहूंगा। और साजिद भाई, आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है और जिम्मेदारी उन्हें कंधों पे डाली जाती है जो मजबूत होते हैं। आपका कंधा मजबूत है और यहां जो लोग बैठे हैं ये महज 500-600 कार्यकर्ता नहीं है, सब अपने अपने इलाकों से आए हुए नेता हैं, सब अपना रसूख रखते हैं। ये 3 फीट नीचे बैठे हैं, हम लोग मंच पे 3 फीट ऊपर बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अहम लोग हैं और ये अहम लोग नहीं हैं। ये ज्यादा अहम लोग हैं, ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो आप हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि तराजू में 2 पल्ले होते हैं, एक ये पलड़ा है जो 3 फीट ऊपर है, एक ये है जो 3 फीट नीचे है, लेकिन तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जो ज्यादा वजनदार होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए मैं आप सब की मौजूदगी का शुक्रिया भी अदा करता हूं। यहां हमारे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मरहूम के बेटे सतलज राहत साहब भी बैठे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 साल इस हिंदुस्तान की सियासत में बड़े मुश्किलों भरे रहे हैं, लेकिन यह भी आपको बता रहा हूं कि हवा बदल चुकी है, बदल रही है। मेरी आंखें गवाह हैं। मैं देश की राजधानी में जंतर मंतर पर, देश की पार्लियामेंट में जो कुछ गुजरा है पिछले 25 दिनों में, 30 दिनों में, उसको अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं। मैं देख करके आ रहा हूं कि जब छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया तो किस तरह से डर करके मैंने मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को संसद भवन से भागते हुए देखा। हवा बदल चुकी है। यह छात्रों का, और राहुल गांधी जी ने जो एक अभियान शुरू किया, छात्रों की गूंज, पहले कोटा से शुरू किया तो पूरी राजस्थान की सरकार लग गई कि नहीं, कोटा में प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन राहुल गांधी को कौन रोक सकता है? नहीं रोक पाए। उसके बाद जब राहुल जी ने यह कहा कि हम देहरादून में छात्रों से मुलाकात करेंगे, तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार लग गई, फिल्मी गायक बुलाए गए उस दिन। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। जब इलाहाबाद में प्रोग्राम था तो जिस ग्राउंड में प्रोग्राम था वहां
नाली का पानी छोड़ दिया गया ताकि लोग इकट्ठा ना हो सकें, लेकिन हजारों बच्चे आए। और अब जब पुणे में प्रोग्राम होना है तो मैंने सुना है यहां की सरकार कर्फ्यू जैसे हालात लगा रही है। इस सरकार को यह समझना पड़ेगा कि आंधियों को कर्फ्यू लगा के नहीं रोका जा सकता। यह मोहब्बत की आंधी है, यह राहुल गांधी की मोहब्बत की आंधी है। और अगर आपने राहुल गांधी को छात्रों से मिलने में पुलिस के पहरे लगाए तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर के वापस जाना पड़ा, महाराष्ट्र के छात्र भी सरकार की ऐसी हालत करेंगे कि हो सकता है आपको भी इस्तीफा देकर के वापस अपने घर जाना पड़े। इसलिए मोहब्बत की आंधी का रास्ता रोकने की हिम्मत मत करिए। इस देश के छात्रों ने, इस देश के स्टूडेंट ने समझ लिया है कि कौन पढ़ा लिखा नेता है और कौन गैर पढ़ा लिखा नेता है। उनको फर्क पता चल गया है। इसलिए राहुल गांधी इस वक्त हिंदुस्तान के किसी शहर में ऐलान कर दें कि हम स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं, और ये सरकारें कितना भी ताकत लगा लें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकारें राहुल गांधी को न तो स्टूडेंट से मिलने से रोक सकती हैं और न स्टूडेंट्स के घर पे पहरा लगा सकती हैं। हमने देखा है जंतर मंतर पे इनकी तमाम बर्बरता। इन्होंने पैलेट गन चलाई, इन्होंने लाठियां चलाई, लाठियों में कीलें लगी थी, इन्होंने स्टूडेंट्स जो बच्चियां थी उनके चेहरों पर थप्पड़ मारे, लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा या नहीं पड़ा? रात के 12 बजे सेल्फी मोड में वीडियो बना करके कहना पड़ा हेलो फ्रेंड्स, कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा? यह बदलती हुई हवा का इशारा है। और उससे भी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब बिहार के सीवान में स्टूडेंट मूवमेंट में बच्चों पर AK-47 चलाई गई, पिस्टल से बच्चों के सीनों पे गोलियां मारने की हिम्मत की गई, एक बच्चा आकाश यादव उसके शोल्डर में गोली लगी, एक बच्चा 17 साल का आरिफ उसके गले में गोली लगी, एक बच्चा आदिवासी समाज का बुलेट कुमार गौड़ उसका घुटना तोड़ दिया इन्होंने गोली मार के। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लेकर के मैं वहां गया उन बच्चों से मिलने के लिए, और जब राहुल गांधी जी ने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपको बर्बरता रोकनी पड़ेगी और जितने मुकदमे आपने लगाए हैं स्टूडेंट्स पे वो वापस लेने पड़ेंगे, तो ये राहुल गांधी का डर था कि इधर राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और दूसरे दिन शाम में बिहार की सरकार को नोटिफिकेशन जारी करके सारे मुकदमे वापस लेने पड़े। हवा का रुख बदल चुका है। स्टूडेंट्स के मुद्दों पे घिरी हुई सरकार नए मुद्दे लेकर के आई है। सकपाल साहब बता रहे थे वंदे मातरम के मुद्दे पे ऐसे ऐसे लोग निकल के ज्ञान दे रहे हैं, कंगना रनावत, अनुपम खेर। कल मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि कंगना जी ने कहा कि कांग्रेस तो देशभक्ति नहीं है। मैंने कहा आप उनकी बात पे मैं क्या जवाब दूं जिनको आजादी 2014 में मिली, उनकी बात पे मैं क्या जवाब दूं? और यह भाजपा के लोग कांग्रेस को देशभक्ति सिखाएंगे? जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इसलिए इनके किसी ट्रैप में फंसना नहीं है। ये सवाल करने आए वंदे मातरम पे तो कह देना कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया, और आप आओगे हमको देशभक्ति सिखाने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 साल अंग्रेजों की जेल में गुजारा इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। ये हमको ज्ञान देंगे। मौलाना आजाद ने 10 साल अंग्रेजों की जेल में गुजारा इस देश की आजादी के लिए। ये एक नाम गिनाते जिसने एक भी दिन गुजारा हो? मेरे भाई, इसलिए इनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि ये फंस गए हैं। बच्चों ने इनको जकड़ लिया है, स्टूडेंट्स ने सियासत की पूरी नैरेटिव को बदल दिया है। असलम भाई और अमीन भाई इस बात के गवाह हैं कि जब अल्पसंख्यक विभाग का एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी तब राहुल जी ने एक बात कही थी कि आप लोग सिर्फ 6 महीने इंतजार करिए, हिंदुस्तान में सियासत की पिच बदलने जा रही है और ये जितने हिंदू मुसलमान करने वाले हैं इनको भागने पे गली भी नहीं मिलेगी। ये राहुल जी ने आज से 4 महीने पहले कहा था और सिर्फ 4 महीने में हमारी आंखों ने देख लिया कि पिच तो बदल गई है। आज हालत यह है कि जेनजी छोड़िए, जेन अल्फा निकल आई है।
10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे निकल के कह रहे हैं कि हमारा स्कूल सही कराओ, चीफ मिनिस्टर कहां है उसको बुलाओ। ये ऐसे ही थोड़ी हो गया है। ये राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया, उसका असर है पूरे देश में, एक क्रांति के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी रात के 2-2 बजे 12-12 बजे सो नहीं रहे हैं, बल्कि इंस्टाग्राम के वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। मैंने तो सोचा वो पार्लियामेंट में मिले तो मैं उनसे पूछूं कि कुछ पैसा वैसा इंस्टाग्राम से आने लगा है कि नहीं आने लगा है, लेकिन वो आए नहीं पार्लियामेंट। हम सब इंतजार करते रहे, ना तो होम मिनिस्टर आए ना प्राइम मिनिस्टर आए। ये ताकत है राहुल गांधी के सवालों की। हिम्मत नहीं जुटा पाए आने के लिए, डर गए हैं। इसलिए महाराष्ट्र वालों, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, यह शिवाजी महाराज की धरती है। इस धरती से जो आवाज उठती है वो पूरी दुनिया तक जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने की जो इनकी साजिशें थी, उसको आपने लोकसभा के चुनाव में नेस्त नाबूद करने का काम किया। अगर इनकी 50 सीटें और आ गई होती तो आज देश का संविधान ये बदल दिया होता। इन्होंने ये कोशिश जारी रख रहे हैं, दलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे शिवसेना को तोड़ दिया, यहां एनसीपी को तोड़ दिया, टीएमसी को तोड़ दिया। इनके पास अब सिर्फ बचा है कोई तो तोड़े हुए लोग। असली भाजपा के लोग तो पीछे बैठते हैं, आगे वो आकर के बैठते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। इसलिए इनके यहां भी बहुत भयंकर नाराजगी है, झगड़ा चल रहा है आपस में। आपने अगर खामोशी अख्तियार की, आपने सलीके से बात की, इनके नैरेटिव में नहीं फंसे तो आने वाला वक्त अपने आप इनको कुर्सी से उखाड़ करके फेंक देगा। सिर्फ आप इंतजार करते रहिए। मीडिया के नैरेटिव से बचिएगा। मैं खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें सिख भी हैं। 6 समाज मिलकर के अल्पसंख्यक बनते हैं। इसलिए जब भी आपको मुसलमान वाले नैरेटिव में फंसाने की कोशिश करें, बहुत समझदारी से मीडिया से बात करनी है। इनके पास अब और कोई हथियार नहीं बचा है। इनको यूनिवर्सिटियों से दुश्मनी है, मदरसों से दुश्मनी है। इस सरकार के पास उपलब्धि के तौर पे पिछले 10 सालों में गिनाने के लिए कुछ है तो मुसलमानों का उत्पीड़न है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके घरों पे बुलडोजर चला करके ये तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की साजिश करते हैं। इसलिए बहुत समझदारी और होशमंदी के साथ लोगों को जोड़िए, लोगों के बीच में जाइए, एक एक जिले में चलिए, ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता बनाइए। और साजिद भाई, आपके कंधों पे इसलिए भी हमने जिम्मेदारी डाली है क्योंकि आप बहुत खाकसारी के साथ लोगों से मिलते हैं। आपका सबसे प्लस पॉइंट यही है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा मौजूद हैं। और यह खूबी बचा करके रखिएगा। किसी भी नेता का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है कि जब उसके दिल के दरवाजे भी और उसके घर के दरवाजे भी कार्यकर्ताओं के लिए खुले होते हैं, आम लोगों के लिए खुले होते हैं। बहुत लंबी तकरीर का मौका नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रहे, लोगों के बीच में जाना है, उनको एक बात का एहसास दिलाना है कि लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है और फासिस्ट ताकतों के मंसूबे भी बहुत खतरनाक हैं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। वो डिलिमिटेशन करके पूरे देश का सियासी नक्शा बदलना चाहते हैं। अगर कोई रोक सकता है उनको तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। और याद करिए 2022 में 7 सितंबर को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े हुए राहुल गांधी को याद करिए। जब वो वहां से निकले थे तो पार्टी के भी बहुत सारे नेता सोचते थे कि 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी, क्या जरूरत है। मैं आज तक के कॉन्क्लेव में बैठा था तो मीडिया ने मुझसे कहा कि 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा। तो मैंने कहा राहुल गांधी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए वो 4000 किलोमीटर के सफर पर निकले हैं। मैं उनके साथ चला हूं। लोगों ने मुझसे जब पूछा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे। तब मैंने कहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चलते रहे उनके साथ,
4000 किलोमीटर। और उस आदमी को जिसे देश के प्रधानमंत्री शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, याद है ना, शहजादा कह के पुकारते थे, वही शहजादा जब हिंदुस्तान की सड़कों पर निकला तो एक ट्राउजर, एक टी शर्ट और एक जूते में उसने हिंदुस्तान की तमाम सड़कें नाप दिया और 4000 किलोमीटर का सफर किया। लोगों को गले से लगाया, जिनके हाथ में धूल और मिट्टी लगी थी उनको भी अपने सीने से लगाया। और एक तरफ वो है जो खुद को फकीर कहते थे, वो 10 लाख का सूट पहन करके 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते रहे। और वो इंसान जिसे वो शहजादा कहते थे, उसने हिंदुस्तान के हर मजलूम को अपने गले से लगाने का काम किया। यह फर्क है उनमें और हमारे नेता में। और आपने महसूस किया है कि पिछले 3-4 साल में जो नैरेटिव भाजपा ने, आरएसएस ने राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो नैरेटिव बनाया था, एक भारत जोड़ो यात्रा ने उस नैरेटिव की ऐसी तैसी कर दी। आज हालत यह है कि वही जनता जो कल तक इनके लिए नारे लगाती थी, वही आज पलट करके इनसे पूछ रही है कि आपकी डिग्रियां कहां हैं, हमारे स्कूल कहां हैं, हमारा एजुकेशन कहां है। और मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ एजुकेशन पे बात हो रही है। आने वाला वक्त इस सरकार से सवाल पूछेगा कि हेल्थ सेक्टर में हमारी अस्पताल खराब क्यों है, डॉक्टर क्यों नहीं है। आप देखना गली गली आंदोलन होगा और यह सरकार उस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। मैं ये आने वाले वक्त की आहट बता रहा हूं आपको। राहुल जी ने हम लोगों के साथ एक मीटिंग में कहा था कि 2027 तक का इंतजार करो। 2027 आते आते नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। हम सारे लोग चौंके उस समय। हमने कहा भैया कैसे? बोले उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था ना कि कोरोना की सुनामी आई थी, आई कि नहीं आई? मैंने कहा आई थी। उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। तबाह हुई या नहीं? हमने कहा हो गई। बोले मैंने कहा था कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ। तो बोले फिर ये जो कह रहा हूं ये भी होगा, देख लेना। आने वाला वक्त सियासत की पिच को बदल देगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे और लड़के चौराहे चौराहे खड़े होकर के नारा लगाएंगे कि मोदी जब जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। और बच्चों ने नारे लगाए या नहीं लगाए? जो डर का गुब्बारा बना हुआ था उसको फोड़ दिया। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए कि पूरा इंस्टाग्राम भर गया। भर गया था कि नहीं भर गया था? आपको भी वो नारे सुन के मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मजा आ रहा था ना? तो ये जो बात थी ना, वो भविष्यवाणी थी राहुल गांधी जी की और हमने उसको देखा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं साथियों कि समझदारी के साथ मीडिया को फेस करने की समझदारी पैदा करिए, बहुत जरूरी है। आज के दौर में है क्या कि मीडिया बाहर कैमरा लेके खड़ा है, माइक लेके खड़ा है, आपको पता भी नहीं है कि आपसे किस विषय पे सवाल पूछा जाएगा, टॉपिक क्या होगा, और माइक मुंह में लगा देते हैं। आप जवाब ना दो तो यह होगा कि आपने जवाब नहीं दिया, भाग गए सवाल से, और जवाब दिया तो वो एजेंडा उनका पूरा हो जाता है क्योंकि सवाल ही ऐसा है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में पहुंचा असलम भाई, तो मीडिया के कैमरे लगे रहते हैं, माइक में मुंह में घुसेड़ के माइक उन्होंने पूछा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुसलमान 4 शादियां करता है, आप क्या कहेंगे इस पर? एजेंडे का सवाल सुनिए। तो मैं ठहरा, मैंने कहा भाई मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो अभी एक भी नहीं की है। अच्छा, ये कहते ही उनका एजेंडा ध्वस्त हो जाता है। बोले इमरान भाई इसको हम कैसे चला पाएंगे? मैंने कहा भाई ये तो फैक्ट है, मैंने नहीं किया है। अगर किया होता तो पार्लियामेंट में दर्ज होता, तो फैक्ट भी नहीं चला पाएंगे आप। बोले नहीं, लेकिन जो हम पूछना चाहते थे आपने वो जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा तुम्हारे शब्द हमारे मुंह से थोड़ी निकलेंगे, तुम्हारा सवाल कुछ भी हो, हमारा जवाब होगा। और ये याद रखना कि आने वाली सदियों में किसने सवाल क्या किया था यह याद नहीं रखा जाएगा, आपने जवाब क्या दिया था यह याद रखा जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके हर विषय पे बोलने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे गांव में जो यूट्यूबर हैं वो चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आप दे दीजिए जो वायरल हो जाए, लेकिन उस वायरल वीडियो से कभी कभी संगठन का, पार्टी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करना है, बहुत नपातुला बोलना है। याद रखना, आपका नाम
काफी है वायरल करने के लिए। इसलिए जब भी कुछ बोलो तो यह सोच के बोलो कि बाकियों की कॉपी अगर 100 नंबर में जचेगी तो आपकी कॉपी 500 नंबर में जचेगी। इसलिए उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करना और लोगों को जोड़िए, मेजॉरिटी के लोगों को जोड़िए, अल्पसंख्यक समाज में जो बाकी लोग आते हैं उनको जोड़िए। जिस तस्वीर में एक पगड़ी दिखाई देती है उस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं। एक जैन समाज का कोई साथी बैठा होता है तो उस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं। यह ऑप्टिक्स और नैरेटिव का जमाना है। इस ऑप्टिक्स और नैरेटिव को समझ के आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कभी मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो भी चलते हुए सूरज के पुजारी निकले। सबके होठों पे मेरे बाद है मेरी बातें, मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिखारी निकले। मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिखारी निकले। एक जनाजा उठा मक्तल में बड़ी शान के साथ, एक जनाजा उठा मक्तल में बड़ी शान के साथ, जैसे सजकर किसी फातेह की सवारी निकले। और हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। इसलिए डरिए मत, मायूस मत होइए, एकजुट होइए, एक साथ आइए। कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश में संविधान बचा सकती है, लोकतंत्र बचा सकती है। और दुनिया के किसी भी देश में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा, सबसे पहली चोट जो पड़ेगी वो अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। इसलिए जमहूरियत कैसे मजबूत रहे, आईन कैसे मजबूत रहे, वो आईन जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जो सपने बुने थे, उन सपनों को समाहित करता हुआ जो संविधान है वो कैसे बचेगा, उसकी प्रस्तावना कैसे बचेगी, उसकी जद्दोजहद करिए। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और 22 तारीख को जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है वो कैसे सफल से सफल, मतलब पूरे देश में अब तक जितने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ है, राहुल जी को भी भरोसा है कि पुणे का कार्यक्रम उससे कई 100 गुना ज्यादा सफल होगा, क्योंकि उन्हें पुणे पे भरोसा है, महाराष्ट्र कांग्रेस पे भरोसा है और यहां के स्टूडेंट्स पे भरोसा है। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।